हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके वाई एस के। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फॉरेस्टर के यानी कि वनपाल के प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग जीके, जीएस और हिंदी के टोटल 75 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर इस किसी भी सवाल का जवाब आपको पता है तो आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नई दिल्ली। अलाई का दरवाज़ा जो है वो नई दिल्ली में स्थित और इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा मैसूर। श्रीरंगपट्टनम जो है वो मैसूर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा शारदा अधिनियम। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और इस अधिनियम के तहत पहले जो लड़कियों की शादी की उम्र थी वो 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निश्चित किया गया था। लेकिन वर्तमान में लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित किया गया है। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है? सही उत्तर हो जाएगा अमरकंटक। बिहार में गंगा नदी में जो मिलने वाली सोन नदी है उसका उद्गम स्थल अमरकंटक है। और अमरकंटक जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश में समय जीएमटी के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर में उपस्थित है या स्थित है? मेन प्रश्न हमारा ग्रीनविच कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा लंदन। ग्रीनविच जो है वो लंदन में स्थित है। चोलनाइकन, कुरुम्बा, कुटनाइकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजातीय समूह हैं? चोलनाइकन, कुरुम्बा, कुटनाइकन, कादर और कोरगा जो है वो एक आदिम जनजातीय हैं। वो कहाँ के निवासी रहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा केरल। चोलनाइकन जो है वो मूल रूप से केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में निवास करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। ट्राफलगर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है? ट्राफलगर स्क्वायर, सही उत्तर हो जाएगा लंदन। ट्राफलगर स्क्वायर जो है वो लंदन में स्थित है। यह लंदन के वेस्टमिंस्टर शहर में स्थित है। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है? सही उत्तर हो जाएगा संथाल। बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति संथाल है। निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया और अक्सर इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा एबल पुरस्कार। गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और यह नॉर्वे के राजा के द्वारा दिया जाता है। और 2019 की बात कर लें कि 2019 में गणित का एबल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह डॉक्टर करेन उहलेनबेक को दिया गया है। किनको? डॉक्टर करेन उहलेनबेक को दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य के राज्यपाल के पद का अधिकारी कार्यकाल कितने दिनों का होता है? प्रश्न है
भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? सही उत्तर 5 वर्षों का। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के तहत भारत किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राज्यपाल का जो शासनकाल होता है, कार्यकाल होता है, वो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। वो चाहे तो जब चाहे उस समय उनको हटा सकते हैं, लेकिन एक बेसिकली सामान्यतः उनका समय काल 5 वर्षों का माना जाता है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र प्रदेश में इसे उगादी कहा जाता है, तो इसे महाराष्ट्र में किस नाम से संदर्भित किया जाता है यानी जाना जाता है? सही उत्तर गुड़ी पाड़वा। आंध्र प्रदेश में चैत्र महीने को उगादी, जबकि महाराष्ट्र में चैत्र महीने को गुड़ी पाड़वा के नाम से जाना जाता है। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसको किनारे या पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? सही उत्तर गंगा नदी। बिहार सरकार की जो ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना है, इसके तहत गंगा नदी के किनारे जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा और इसमें मूलतः सब्जियों के उत्पादन के लिए किया गया है। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? यहाँ पे प्रश्न क्या है, तो लौह स्तंभ कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है आपके, सही उत्तर हो जाएगा लाल किला परिसर। लौह स्तंभ जो है वो लाल किला परिसर में स्थित है। उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। कौन? तो उकाई बांध। सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। उकाई बांध जो है वो गुजरात के तापी नदी के ऊपर स्थित है, जिसे हम लोग बल्लभ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। किसे? तो उकाई बांध को बल्लभ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो निर्माण हुआ था गुजरात में, वो सन 1972 में हुआ था। उकाई बांध का निर्माण कब हुआ? सन 1972 में। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्था का सांस्कृतिक आधारित आदर्श वाक्य है? सही उत्तर हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो एयर, AIR एयर। ऑल इंडिया रेडियो का जो संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है वो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय है। और यहाँ बात कर ले एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो ऑल इंडिया रेडियो की जो स्थापना हुई थी वो 1930 में की गई थी। यहाँ पे हमारा जीके का पोर्शन ख़त्म होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने जीएस की तरफ। चूँकि जीके का हमारा टोटल फॉरेस्टर में 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि जीएस से 50 नंबर का। तो जीएस का पहला प्रश्न है, दो वस्तुएं ए एवं बी जिनका द्रव्यमान क्रमशः 30 ग्राम एवं 35 ग्राम है, शुद्ध भौतिक तुला के दो भुजाओं से लटकाई गई। जब दोनों वस्तुओं को पानी में डुबाया जाता है तो तुला की डंडी संतुलित हो जाती हैं। यदि ए का घनत्व 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो बी का घनत्व क्या होगा? तो इसको बनाइएगा और ज़्यादा समय लग रहा है तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। जब भी आपको इस स्थिति में जिसका भी घनत्व, यहाँ हमें बी का घनत्व पूछा है, तो जिसका भी आपको घनत्व पूछा जाए उसके सापेक्ष में हम निकालेंगे। तो इसके लिए हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? इसके लिए फार्मूला हमारा हो जाएगा मास ऑफ बी माइनस मास ऑफ ए। बी में से हम ए को घटा देंगे, मास ऑफ ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा मास ऑफ बी बाई डेंसिटी ऑफ बी, जिसमें से हम घटा देंगे मास ऑफ ए और बटे डेंसिटी ऑफ ए।
तो हमारा मास ऑफ बी कितना दिया गया है, ध्यान से समझिएगा, यह हमारा फॉर्मूला है। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं, अगर बी का घनत्व पूछा इसलिए हम बी को लिए, अगर ए का घनत्व पूछा तो हम एम मास ऑफ ए निकालते, मास ऑफ ए माइनस मास ऑफ बी करते। लेकिन हमारा कौन सा है, तो बी का घनत्व निकालना है, तो मास ऑफ बी माइनस मास ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ बी बटे यह हमारा घनत्व डेंसिटी ऑफ बी माइनस मास ऑफ ए बटे डेंसिटी ऑफ ए है। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। मास ऑफ बी हमारा कितना दिया गया, तो बी का हमारा 35 ग्राम है, तो हमारा हो जाएगा 35 में से हम घटाएंगे मास ऑफ ए यानी कि 30, मास ऑफ 30 हो जाएगा हमारा मास ऑफ ए, बराबर हो जाएगा हमारा 35 बटे डेंसिटी ऑफ बी हमें निकालना ही है, बी का डेंसिटी निकालना है। आगे हमारा दिया जा रहा है माइनस हो जाएगा हमारा मास ऑफ ए जो कि हमारा 30 है और मास डेंसिटी ऑफ ए, तो डेंसिटी ऑफ ए हमारा कितना दिया गया है, डेंसिटी ऑफ ए हमारा 6 है। तो अब अगर यहाँ पे हम काटेंगे तो हमारा 30 जो है वो 6 से 5 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा, और इधर हमारा 35 माइनस 30 है, 35 माइनस 30, तो इसे यहाँ घटाएंगे तो हमारा 5 आएगा। और यहाँ जो हमारा 5 आएगा वो हमारा देखिए यहाँ पे किस चिन्ह में है, तो माइनस के साथ। अगर बराबर को इस पार लाएंगे तो यह प्लस के साथ आएगा, तो हो जाएगा हमारा 5 + 5 बराबर 5 + 5 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 35 बटे डेंसिटी ऑफ बी। तो हमारा कहाँ तक आ गया था, 5 + 5 यानी 10 बराबर 35 बटे डेंसिटी ऑफ बी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो डेंसिटी ऑफ बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3.5, डेंसिटी ऑफ बी बराबर हमारा हो जाएगा 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक तुला में केवल एक दोष है कि दोनों पलरों का भार असमान है, तो उस पिंड का वास्तविक भार जो एक पलरे में 10 किलोग्राम के भार से तथा दूसरे पलरे में 12 किलोग्राम के भार से संतुलित हो जाए क्या होगा। यानी उस पिंड का हमें वास्तविक भार ज्ञात करना है, पिंड का वास्तविक भार। तो सही उत्तर बताइएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जब भी हमारा ऐसा प्रश्न हो, जब भी हमारा इस प्रकार का प्रश्न हो, तो हम जो भी दो हमारा वजन दिया होगा बस उसका हम क्या कर लेंगे, औसत निकाल लेंगे। तो 10 + 12 बराबर बटे हमारा 2 हो जाएगा, तो औसत क्या हो जाएगा, 10 + 12 22, 22 बटे 2 यानी कि 11 किलोग्राम हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न में आप कुछ मत कीजिएगा, सिर्फ दोनों का औसत निकाल लीजिएगा। कितना हो गया, 11 सही उत्तर। अगला प्रश्न, एक पानी के टैंक में पूर्ण तरंगें प्रति सेकेंड 20 उत्पादित की जाती हैं। यदि श्रृंग एवं उससे निकटस्थ गर्त के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो तरंग का वेग हो जाएगा। सही उत्तर बताइएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हमारा पहला दिया गया, एक पानी के टैंक में पूर्ण तरंगें प्रति सेकंड 20 उठती है। तो प्रति सेकंड जितने तरंगें उठती हैं हम लोग उसको क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो न्यू बराबर हमारा हो जाएगा 20। आगे बोला, यदि श्रृंग एवं उससे निकटस्थ गर्त के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। अब श्रृंग की बात करते हैं। यह हमारा जब हमारा जो तरंग होता है वो कैसे चलता है, इस प्रकार श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त। तो यहाँ पे दिया गया है श्रृंग और उसके, दिख नहीं रहा, चेंज कर देते हैं, श्रृंग और गर्त के निकटवर्ती गर्त के बीच की दूरी कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। तो और जबकि हमारा जो तरंग दैर्घ्य होता है वो श्रृंग और श्रृंग के बीच की दूरी होती है, या फिर गर्त और गर्त के बीच की दूरी। तो यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 60, यानी हमारा लेमडा बराबर हो जाएगा 60। तो इसलिए हम जानते हैं तरंग की वेग बराबर होता है n लेमडा, यानी 20 × 60 हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 1200। यानी यहाँ पे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1200 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा वेग की, तरंग का वेग। प्रश्न, एक वृत्तीय कुंडली जिसमें विद्युत का प्रवाह हो रहा है के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि द्वारा नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि उत्पन्न की जा सकती है, कैसे। सही उत्तर हो जाएगा तीनों, ए बी सी तीनों। अगर एक वृत्तीय कुंडली में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है और
उसमें हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर बढ़ाना है तो उसमें हमें विद्युत धारा की प्रबलता यानी ज़्यादा मात्रा में विद्युत धारा देनी होगी। कुंडली में फेरों का संख्या बढ़ाना होगा और कुंडली की त्रिज्या को भी बढ़ानी होगी। यह तीनों काम करेंगे तो हमारी जो कुंडली है उसमें ज़्यादा मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक ओम एवं 3 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यह संयोजन 2 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में एक बैटरी के साथ जोड़ा गया। यदि ओम 3 के प्रतिरोध में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो 2 ओम के प्रतिरोध पर कितना विभव होगा? सही उत्तर बताइएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सर्किट का निर्माण करेंगे। तो पहले हम सर्किट देखकर समझ लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि 1 ओम और 3 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम पहले समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं। इस प्रकार हमारा प्रतिरोध होता है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा 1 ओम का प्रतिरोध है, ऊपर में हमारा, एक सेकेंड, जस्ट मिनट। अब मान लेते हैं कि ऊपर हमारा कितना है, ऊपर हमारा कितना 1 ओम है, ऊपर वाला 1 ओम है, नीचे वाला हमारा 3 ओम है। कंप्लीट। तो आगे बोला यह संयोजन 2 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब यह जो हमारा सर्किट है वो आगे जाके 2 ओम के प्रतिरोध के साथ 2 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं, जो कि एक बैटरी से जुड़ा होता है। और जो हमारा यह 2 ओम का प्रतिरोध है वो पहले से एक बैटरी से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे हमारा यह सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और आगे हमारा बोला जाता है यदि 3 ओम के प्रतिरोध में 1 एम्पीयर की धारा जा रही है, यानी कि हमारा जो यह 3 ओम का प्रतिरोध है इसमें हमारा आई का मान कितना है, तो 1 एम्पीयर, हमारा 1 एम्पीयर की धारा जा रही है। तो ये हमारा टोटल सर्किट है। इसको एक बार देख लेंगे। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा सर्किट में क्या था कि 3 ओम का प्रतिरोध में 1 एम्पीयर की धारा जा रही है। तो 3 ओम के प्रतिरोध से अगर हम निकालें तो हमारा भी का मान कितना हो जाएगा? भी बराबर होता है आई आर ओम के नियम से। आई आर, तो हमारा आई इंटू आर यानी कि हमारा 3, विभवांतर हमारा 3 आ जाएगा, 3 वोल्ट। हम जानते हैं कि समांतर क्रम में जब कितने भी हमारा प्रतिरोध जुड़ा हुआ होता है तो सभी में जो विभवांतर की मान होती है वो समान होती हैं। यानी कि जब हमारा यह 2 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो अगर नीचे वाले में हमारा यहाँ पे हमारा 3 वोल्ट हमारा क्या है, विभवांतर है, तो यहाँ इसके लिए भी हमारा 3 वोल्ट ही विभवांतर होगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ओम है वो कितना, 1 ओम प्रतिरोध है वो 1 ओम का है। तो अगर यहाँ इसके लिए हम आई का मान निकालें तो आई बराबर हो जाएगा V बाई आर यानी 3/1, यानी कि यहाँ पे जो 1 ओम के प्रतिरोध पर हमारा विद्युत धारा जा रहा है वो 3 एम्पीयर की विद्युत धारा जा रही है 1 ओम के साथ। यानी कि हमारा 3 ओम के साथ 1 एम्पीयर, जबकि 1 ओम के साथ 3 एम्पीयर की धारा जा रही है। तो यह टोटल कितना हो गया, 4 एम्पीयर की धारा इस जो हमारे 2 एम्पीयर का था, 2 एम्पीयर का जो सर्किट था उससे जा रहा था। यानी कि टोटल हमारा 4 एम्पीयर की धारा जा रही थी। यानी कि हमारा 4 एम्पीयर धारा था, आई का मान 4 एम्पीयर था, और यह हमारा प्रतिरोध कितना था, 2 ओम प्रतिरोध था। तो यहाँ से अगर हम भी निकालेंगे तो भी बराबर हो जाएगा आई आर यानी कि 4 गुने 2 यानी कि 8 वोल्ट हमारा मेन प्रतिरोध हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 8 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, समान मोटाई तथा समान पदार्थ के 2 तार जिसकी लंबाई का अनुपात 1:2 है एक सिरे से लटकाए गए हैं। जब इनके स्वतंत्र सिरों पर समान बल लगाते तो इन तारों पर उत्पन्न विकृति का अनुपात क्या होगा? तो सही उत्तर बताइएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। विकृति का फार्मूला क्या होता है?
विकृति बराबर हमारा होता है प्रतिबल और बटा में यंग गुणांक। विकृति बराबर होता है प्रतिबल बटे यंग गुणांक। इसमें लंबाई का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, यानी कि जो हमारी दो तारों की जो विकृति होगी वो लंबाई पर निर्भर नहीं करती, इसलिए जब इस पर समान बल लगाया जाएगा तो इसमें जो विकृति होगी वो समान होगी, 1:1 में विकृति होगी। अगला प्रश्न, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है, इसका संवेग क्या होगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 किलोग्राम यानी कि हमारा m का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, 2 kg, और हमारा गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी दिया गया है 25 जूल। तो और पूछा गया संवेग यानी p, तो हम संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध को जानते हैं। संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध क्या होता है, p बराबर हमारा होता है √2mE, जहाँ पे e हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है। तो p बराबर हमारा क्या हो जाएगा, √2 गुने m, 2 गुने m का मान हमारा कितना है, तो 2 किलोग्राम है, m का मान 2, तो 2 गुने 2 और गुने काइनेटिक एनर्जी कितना हमारा 25 जूल है। इन तीनों को गुना करेंगे तो हमारा आ जाता है 100, यानी कि √2 में 100, और जब 100 का आप वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो संवेग का ऐसा मात्रक होता है वो kg मीटर पर सेकेंड ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक लड़का लिफ्ट के अंदर खड़ी कमानीदार तुला पर खड़ा है। जब लिफ्ट स्थिर है तो तुला का पाठ्यांक 50 किलोग्राम है। यदि लिफ्ट 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे -2 है, 5 मीटर पर सेकेंड त्वरण से ऊपर की ओर उठ रही है तो तुला का पाठ्यांक क्या होगा? जहाँ पे हमें जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। सही उत्तर बताइएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस स्थिति में जब हमारा लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो हमारा आभासी जो भार होगा वो बढ़ेगा। तो यानी कि हमारा 25 किलोग्राम और 50 किलोग्राम तो होगा नहीं, हमेशा बढ़ेगा, और 0 तो होगा नहीं, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 75 किलोग्राम। यह हमारा एक ट्रिक था, लेकिन हम इसको सॉल्व करते हैं। यह ऑप्शन छांटने से बन गया, लेकिन कहीं कहीं नहीं बनता है, तो हम इसको फार्मूला से बनाते हैं। हम जानते हैं कि आभासी भार बराबर हमारा होता है, आभासी भार बराबर आपका हो जाएगा m इंटू स्मॉल g प्लस a, यानी त्वरण, और टोटल में भाग हो जाएगा स्मॉल g से। तो हमारा m का मान कितना दिया गया, स्थिर में 50 था, इंटू g का मान 10 है, प्लस में हमारा हो जाएगा, क्या था हमारा फॉर्मूला, m इंटू स्मॉल g प्लस a और बाई में g। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो m का मान हमारा है 50, इंटू हमारा हो जाएगा g का मान 10 प्लस a का मान है 5, और बटा में हमारा हो जाएगा फिर 10। तो इस 10 से हमारा यह 50 का 0 कट जाएगा, यानी कि बच गया 5। तो 5 गुना 10 5 15, तो 15 5 क्या हो जाएगा हमारा 75, यानी राइट आंसर हमारा 75 हो जाएगा, 75 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी सही। हम लोग उस तरीक़ा से बनाते तो भी हमारा 75 आया था, और ऐसे ही बना तो हमारा 75। अगला प्रश्न को देखते हैं। और फिजिक्स के अधिकतर प्रश्नों में अगर आप ऐसा यूनिट चेक कर लेंगे ना, तो आपका जो सॉल्यूशन होता है वो अधिकतर में आ जाता है। आप ऑप्शन से भी छाटेगा तो आप फिजिक्स के क्वेश्चन को बना सकते हैं। प्रश्न है हमारा, एक मोटर कार 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है। जब ब्रेक लगाते हैं तो कार 50 मीटर दूरी तय करने के बाद रुक जाती है, तो कार का मंदन क्या होगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक मोटर कार 36 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है, यानी उसका प्रारंभिक वेग कितना दिया गया है, 36 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ पे हमारा सभी ऑप्शन मीटर में है, तो इसको हम मीटर में चेंज करते हैं। मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, 18 दूनी के 36, यानी कि हमारा हो जाएगा u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड।
आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारे जब ब्रेक लगाते हैं तो हमारी गाड़ी स्पीड होती है, जो चाल होती है वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, यानी कि v का मान हमारा शून्य हो जाएगा। अब हमारा जो 50 मीटर दूर जाकर रुकता है वो हमारा क्या होता है, तो वो हमारा विस्थापन होता है। d बराबर कितना हो गया हमारा 50 मीटर, और जो 50 मीटर, तो यहाँ पे हमें निकालना है अब क्या, तो कार का मंदन क्या होगा। तो हम जानते हैं वी स्क्वायर, यह हमारा v है, वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर माइनस 2as। वी स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा, यू स्क्वायर माइनस नहीं आपका प्लस हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर, v का मान कितना हमारा 0 है। इधर वाले पोर्शन को हम मिटा दे रहे हैं। तो वी स्क्वायर क्या हम करेंगे, तो हमारा 0 आ जाएगा, एक सेकेंड, 0, तो 0 बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर। यू हमारा कितना था, तो यू हमारा 36 था, जिसको हम तोड़ें तो हमारा आया था 10, तो 10 का स्क्वायर यानी हमारा हो जाएगा 100, और प्लस में 2as, प्लस हमारा हो जाएगा 2 इंटू ए यानी तुरंत तो हमें ज्ञात ही करना है, इंटू एस का मान हमारा कितना है 50 मीटर, 50 मीटर। तो अब हमारा यह 100 है, जो अगर इस 100 को बराबर के इस पार करेंगे तो हमारा हो जाएगा -100 बराबर, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 दूनी के 10 यानी 100, 50 दूनी के 100 यानी कि 100a। तो जब a का मान निकालेंगे तो हमारा 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि a बराबर हो जाएगा हमारा कितना, तो -1। a बराबर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से -1। और जब हमारा a होता है त्वरण, तो त्वरण का मान माइनस में आया, यानी कि वहाँ क्या होता है हमारा, त्वरण का मान माइनस जब आ जाता है तो उसे हम लोग मंदन कहते हैं, यानी कि यहाँ पे मंदन का मान हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। मंदन का मान कितना, 1, यानी सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न को देखते हैं, d1 घनत्व के एक पिंड को d2 घनत्व के अश्वन द्रव में गिराया जाता है। पिंड किस तरह से द्रव में डूबेगा, किस त्वरण से पिंड में डूबेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा d1 माइनस d2 बटे d1 इंटू जी। यह हमारा एक फॉर्मूला ही है। अगला प्रश्न, एक बर्तन में पारे के ऊपर तेल भरा हुआ है। एक समान ठोस गोले को जब बर्तन में डालते हैं तो उसका आधा भाग पारे से तथा आधा भाग तेल में डूबा हुआ होता है। तो ठोस गोले के पदार्थ का घनत्व क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ठोस गोले का वास्तविक घनत्व पदार्थ का घनत्व बराबर हो जाएगा, ठोस गोले का घनत्व बराबर क्या हो जाएगा हमारा, पारे का घनत्व जो कि हमारा कितना दिया गया है 13.6, प्लस में हमारा हो जाएगा गोले तेल का घनत्व जो कि हमारा 0.8 है, और बटा 2। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाता है 14.4, और जब 14.4 को 2 से भाग कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 7.2, यानी कि सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे फिजिक्स में अधिकतर प्रश्न न्यूमेरिकल हैं, जिसको बनाने में टाइम लग रहा है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इसमें क्वेश्चन ऐसे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये टोटल जो हमारा न्यूमेरिकल है वो 12th बेसिस पे है, ठीक ना। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दो समांतर तारों में विपरीत दिशा में विद्युत प्रवाह हो रही है। दो समांतर तार है जिसमें विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है उसका विद्युत धारा, इन दोनों के मध्य निम्न में से क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा प्रतिकर्षण, यानी वो विकर्षित करेंगे एक दूसरे को। जब दो तार हमारा समांतर होते हैं
और वो एक दूसरे के विपरीत उनका विद्युत धारा जा रहा होता है, तो वो एक दूसरे को दूर दूर ढकेलते हैं, यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन जब दो हमारा समांतर होता है और दोनों में एक ही तरफ विद्युत धारा जा रही होती है, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न, किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 1020 है, चालक से प्रवाहित धारा का मान होगा। सही उत्तर बताइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा प्रत्येक सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना दिया गया, 1020 है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं 12th में आप लोग पहला चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में पढ़े होंगे, नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में I बराबर हमारा होता है NE। I बराबर क्या होता है हमारा NE, जहाँ पे N हमारा होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E हमारा होता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश। तो हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना दिया गया है, 1020 है, और आवेश कितना दिया गया है, कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब आवेश होता है। तो जब हम 1020 को 1.6 से गुना करेंगे, तो जब हम दशमलव को उड़ाएंगे तो हमारा बट्टा में 10 आ जाएगा। इस 10 से यह 0 ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम 16 को जब 102 से गुना करेंगे, 16 में 102 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16 और 32, 1632 गुना हमारा हो जाएगा 10 के पावर -19 कूलम्ब, 19 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 19 एम्पियर। जबकि यहाँ पे जो हमारा ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। एक पावर में हम 10 के पावर -11, लेकिन यह भी हमारा नहीं बन सकता। लेकिन सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 1632 गुने 10 के पावर -19 एम्पियर। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक खगोलीय दूरबीन में नेत्रिका 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी एवं अभिदृशक 80 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है। जब दूर की किसी वस्तु का अंतिम बिंब अनंत पर बनता हो तो दोनों लेंस के मध्य की दूरी होगी। सही उत्तर बताइएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम खगोलीय दूरबीन से किसी अनंत की वस्तु को देखना चाहते हैं, तो हमें जो दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी होगी वो हमारे नेत्रिका की दूरी और अभिदृशक की फोकस दूरी का योग होगा। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 5 और 80 कितना हो जाएगा हमारा 85। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक चिकने क्षैतिज तल पर एक आयताकार गुटका रस्सी की सहायता से 5 मीटर की दूरी तक खींचा जा रहा है। रस्सी क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बना रही है। यदि 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो गुटके पर कितना कार्य होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते होंगे कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, यानी D इंटू में होता है हमारा cos थीटा। कंप्लीट। तो हमारा कार्य बराबर हो जाएगा बल गुने विस्थापन इंटू cos थीटा। तो बल का मान कितना हमारा 10 न्यूटन है। उसके बाद हमारा दूरी कितना है, तो हम उसे 5 मीटर की दूरी तक खींच लेते हैं। तो हमारा विस्थापन 5 हो जाएगा और cos थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। तो हमारा cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। cos 30 का मान √3/2। जब इस 2 से इसको काटेंगे तो 5 बार, यानी कि 25 √3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 25 √3 जूल का कार्य होता है। अगले प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ से हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न है हमारा केमिस्ट्री का, 1 बिलियन जिसकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 0.005 ग्राम तुल्यांक पर लीटर है का पीएच मान होगा। देखिए इसमें भी न्यूमेरिकल है, तो टाइम लगेगा। आप इसको वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट अंत तक जरूर देखें, इसका जवाब दीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि पीएच वैल्यू बराबर क्या होता है हमारा
पीएच वैल्यू बराबर होता है माइनस लॉग इंटू हाइड्रोजन आयन, माइनस लॉग इंटू हाइड्रोजन आयन होता है हमारा। तो माइनस लॉग और हाइड्रोजन आयन का मान कितना दिया गया है 0.005। जब हम इस दशमलव को उड़ाएंगे तो बटा में हमारा कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। और 1000 कहने का अर्थ क्या होता है तो 10 के पावर 3 होता है। तो ये इक्वेशन याद है, क्या हो जाएगा हमारा माइनस लॉग इंटू में हमारा माइनस लॉग कितना हो जाएगा 5 गुने 10 के पावर -3, 5 गुने 10 के पावर -3। आगे क्या हो जाएगा हमारा पीएच का वैल्यू बराबर हो जाएगा माइनस लॉग क्या था हमारा 5 गुने 10 के पावर -3। तो आप जानते हैं कि 10 के पावर माइनस जो भी -3 माइनस पावर में होता है वो लॉग से बाहर आ जाता है, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा आगे 3 माइनस लॉग और यहाँ बच गया सिर्फ 5, 3 माइनस लॉग 5 हमारा आगे हो गया, 3 माइनस लॉग 5। तो लॉग 5 का मान कितना होता है, लॉग 5 का मान हमारा होता है 0.699। तो 3 में से जब आप 0.699 को घटाइएगा तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2.301। कंप्लीट। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक नमूने में 2.5 गुने 10 के पावर +10 अणु हैं। इस नमूने का द्रव्यमान क्या होगा। जहाँ पे हमारा सोडियम 23, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 16 दिया गया है। तो सही उत्तर बताइएगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1.66 गुने 10 के पावर -12। इस क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यह हमसे सॉल्व नहीं हुआ था। तो आप देख लीजिए, आपसे सॉल्व होता है तो अच्छी बात है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब जिंक व कॉपर की मिश्र धातु के 4.5 ग्राम नमूने को जलीय हाइड्रोजन क्लोराइड विलयन के आधिक्य में रखा जाता है तब जिंक घुल जाती है एवं 0.61 ग्राम हाइड्रोजन निकलती है। मिश्र धातु के द्रव्यमान प्रतिशत संघटन का मान क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा इसका 44.4% जिंक और 55.6% कॉपर होता है। अगला प्रश्न, अमोनिया को शुष्क करने के लिए सर्वोत्तम शुष्क कारक कौन है। अमोनिया को शुष्क करने के लिए सही उत्तर हो जाएगा कली चूना। अमोनिया को शुष्क करने के लिए सबसे सर्वोत्तम ड्राई एजेंट है कली चूना। और अमोनिया का जो सूत्र होता है वो क्या होता है हमारा NH3 अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड फेरस सल्फेट से अभिक्रिया कर एक गहरे भूरे रंग का यौगिक बनाता है जो नाइट्रेट्स के संसूचक हैं। सही उत्तर हो जाएगा NO नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो फेरस सल्फेट से अभिक्रिया करके एक गहरे भूरे रंग का यौगिक बनाता है जिसे नाइट्रेट्स के संसूचन में प्रयोग किया जाता है, डिटेक्टेशन में। अगला प्रश्न है हमारा, एक रासायनिक अभिक्रिया साम्य अवस्था में होती है जब। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अग्रिम व पश्च अभिक्रिया की दर समान होती है। अग्रिम एवं पश्च अभिक्रिया की दर क्या होती है तो समान होती है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिसका अभिकारक एवं उत्पाद की अगर सांद्रता समान होती है तो उसके अग्रिम एवं पश्च अभिक्रिया की दर समान होती है और इस अवस्था को साम्य अवस्था कहा जाता है। अभिकारक कौन, जो रिएक्शन के पहले होता है, रिएक्शन के पहले जो हमारे सूत्र होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं और रिएक्शन के बाद जो हमारा बन करके आता है उसे उत्पाद कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किन कणों के युग्म को पृथक की
क्रिया में ऊर्जा अवशोषण होगी। सही उत्तर हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन से। जब एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन से अलग किया जाता है तो उसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है। साधारणतः यह सलाह दी जाती है कि द्रवित अमोनियम की बोतल को बर्फ में कुछ समय के लिए ठंडा करने के बाद ही खोला जाए। ऐसा किस लिए किया जाता है? क्योंकि द्रवित अमोनियम जो होता है वो द्रवित अमोनियम का वाष्प दाब सबसे अधिक होता है। वाष्प दाब अधिक होने के कारण इसे पहले फ्रिज में रख करके ठंडा करने को कहा जाता है, उसके बाद इसे ओपन किया जाता है। अगला प्रश्न, यदि फॉस्फेरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड की भरपूर मात्रा के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो उत्पाद बनता है। सही उत्तर हो जाएगा Na3PO4 यानी ट्राई सोडियम फॉस्फेट बनता है। जब फॉस्फेरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड की भरपूर मात्रा के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ट्राई सोडियम फॉस्फेट का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कितने प्राथमिक कार्बन परमाणु यानी कि मेन चेन कितने हैं? मेन चेन यहाँ पे कितना हो जाएगा? पहला कार्बन परमाणु या दूसरा कार्बन परमाणु, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और यह हमारा हो जाएगा पांचवा कार्बन, यानी 5 कार्बन परमाणु यहाँ पे मौजूद है मेन चेन में। कितने? 5 कार्बन परमाणु। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन फ्लोराइड अन्य हैलोजन हैलाइड की तरह न होकर एक द्रव है, ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड अणु बहुत अधिक मिले रहते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होते हैं वो हाइड्रोजन बंधन के कारण एक दूसरे से चिपके होते हैं, मिले होते हैं, इसलिए यह द्रव्य होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन लेड एसिटेट पेपर को काला कर देता है? तो लेड एसिटेट पेपर को H2S जो है वो काला कर देता है। किसको? लेड एसिटेट पेपर को। अगला प्रश्न, मीथेन विस्तारित सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के अधिक्य से अभिक्रिया कर अंतिम उत्पाद क्या बनाता है? सही उत्तर हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। जब मीथेन सूर्य की उपस्थिति में कार्य करता है क्लोरीन के अधिक्य से, तो क्लोरीन के अधिक से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है। निम्न में से किस तत्व का आयनिक विभव सबसे कम है? सही तो हो जाएगा फ्रांसियम FR का। इन सभी ऑप्शन में से फ्रांसियम का जो है वो आयनिक विभव सबसे कम है। एक तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है वह क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी अक्रिय गैस, क्योंकि यह जो सभी जोड़िए गैस क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 क्या होता है? आर्गन का, और आर्गन क्या तो एक अक्रिय गैस है। यहाँ से हमारा जीव विज्ञान के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। जीव विज्ञान का पहला प्रश्न है, कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? सही उत्तर हो जाएगा अंतःप्राशन के द्वारा कोशिका स्फीत हो जाती है। किसी पेड़ की लगभग आयु ज्ञात की जाती है, यानी लगभग सही आयु ज्ञात की जाती है। सही उत्तर हो जाएगा तने के वार्षिक वलय को गिनकर, तने में वलयों की संख्या को गिनकर, यानी उसके वार्षिक वलय को गिन करके हम पेड़ पौधों की आयु का ज्ञात करते हैं, और इस क्रिया को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी केवल स्त्रियों में पाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा अंडाशय, जो कि केवल स्त्रियों में पाई जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। जैव गैस विषयक सही कथन को पहचानिए। तो सही कथन क्या हो जाएगा? जैव गैस जो होता है वो जैव मात्रा के किण्वन से निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जैव मात्रा के किण्वन से गैस निकलता है, जैव गैस। अगला प्रश्न, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अंतःश्वसन की प्रक्रिया में क्या निहित होता है?
तो अवशोषण की क्रिया निहित होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा काम गुर्दे नहीं करते? सही उत्तर हो जाएगा प्रतिरक्षित तत्वों का उत्पादन। प्रतिरक्षित तत्वों का उत्पादन व्हाइट ब्लड सेल करता है। कौन करता है? व्हाइट ब्लड सेल, ना कि हमारा गुर्दा। अगला प्रश्न, आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव है। तो किस चीज़ का अभाव है? आयरन और विटामिन सी का अभाव होने के कारण आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है। प्रकृति जैविक उर्वरक रासायनिक उर्वरकों से अधिक अच्छे पाए जाने का क्या कारण है? सही उत्तर हो जाएगा जैव उर्वरक भूमि की उत्पादकता को बनाए रखते हैं। किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक निम्न में से कौन सा है? शिशु मृत्यु दर। किसी भी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक है शिशु मृत्यु दर। किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? सही उत्तर संपरासरण दाबी घोल में रखने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। क्षेत्र फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्रोनोलॉजी। क्षेत्र फसलों के अध्ययन को एग्रोनॉमी कहा जाता है। पोमोलॉजी जो है वो फलों के अध्ययन को, ओलेरीकल्चर जो हो जाएगा वो सब्जी वाले पौधे को निर्माण को, और फ्लोरिकल्चर सजावटी पौधे का उत्पादन को कहा जाता है। उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है? तो एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो है वो उत्तेजना, भूख, डर इन सभी जगह ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित होती हैं। समुद्र रोग सी सिकनेस जहाज की गति का किस पर प्रभाव के कारण होता है? तो उदर यानी पेट पर प्रभाव के कारण होता है। अगला प्रश्न, बारंबार होने वाली बारिश और प्रकाश किस क्षेत्र से बारंबार होने वाली बारिश और प्रकाश किस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त है? सही उत्तर हो जाएगा सवाना। सवाना जो है वो अफ्रीका की एक घास का मैदान है, वहाँ पे बारंबार होने वाले बारिशों और प्रकाश के क्षेत्र के लिए विकास के लिए उपयुक्त हैं। अगला प्रश्न, बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि क्या कहलाती है? तो उसे टिश्यू कल्चर कहा जाता है। उत्तक जन जिसके बाह्य त्वचा बनी होती है वह है त्वचाजन। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? सांप में। सांप में पसलियों की संख्या 200 से 400 के बीच पाई जाती है। कुछ पौधे के बीज अंकुरित नहीं हो पाते यदि वे फल भक्षी पक्षियों के पाचन क्षेत्र से न गुजरे। इसका क्या कारण है? तो बीज आवरण अपारगम्य होता है जिसके कारण यह नहीं अंकुरित हो पाते। अब चलते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारा जीएस का क्वेश्चन खत्म होता है। अब देखते हैं हिंदी के प्रश्नों को। हिंदी के प्रश्नों में सबसे पहले हमारा 5 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है। तो गद्यांश को सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, तो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, गद्यांश में प्रयुक्त वाक्यांश तपस्वी अपनी बात पर अटल रहा में किस बात की ओर संकेत करता है कि तपस्वी किस बात पर अटल रह गए थे। अगला प्रश्न है, राजा ने तपस्वी को धन की खोज करके लौटाने का आश्वासन तुरंत क्यों दे दिया। अगला है, तपस्वी ने अपना धन कहाँ छिपाया था। अगला, तपस्वी ने राजा को धन छिपाने के स्थान पर कौन सी निशानी बताई। और अगला है, तपस्वी का धन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने वापस किया। तो चलिए अब गद्यांश को पढ़ते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान में रखेंगे। गद्यांश है हमारा, शिवदत्त बुद्धिमान राजा था। एक दिन कपिल मुनि नामक तपस्वी उसके राज्य में आए। राजा ने तपस्वी का सम्मान कर नगर मंत्री मानसिंह को उसके ठहरने का प्रबंध करने की आज्ञा दी। तपस्वी को त्यागी एवं बलिदानी मानकर अनेक सेठ साहूकार उसे दक्षिणा में धन देने लगे। दक्षिणा में क्या देने लगे? धन देने लगे। काफ़ी धन इकट्ठा होने पर तपस्वी ने धन को एक कलश में रखकर जंगल में एक पेड़ के नीचे
दबा दिया तथा उस पर निगरानी रखने लगा। कुछ समय पश्चात जब वह जंगल गया तो देखा कोई उसका धन चुरा ले गया। यह देख उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने निश्चय किया कि मैं नदी तट पर अपनी जान दे दूंगा। यह बात जब राजा तक पहुंची तो उसने दरबारियों को भेजा, तपस्वी को बुलावाया तथा समझाया, देवता धन खो जाने पर मृत्यु वरण अच्छा नहीं है। धन दौलत तो धूप छाँव के समान है, उसके लिए इतना शोक व्यर्थ है। पर तपस्वी अपनी बात पर अटल था। किस बात पे? तो मरने की बात पे। तब राजा ने पूछा, तपस्वी आपने धन जहाँ रखा था वहाँ की कोई निशानी बता सकते हैं? तपस्वी बोला, महाराज मैंने वह धन जंगल के एक छोटे पेड़ के नीचे दबाया था, वही उसकी निशानी थी। कुछ देर विचार मग्न रहकर राजा बोला, धीरज रखिए, धन आपको वापस मिल जाएगा। मरने का निश्चय छोड़ दीजिए। राजा स्नानागार में सिर दर्द का बहाना करके लेट गया। नगर के वैद्य राजमहल में आते तथा उपचार करके चले जाते हैं। राजा प्रत्येक से एकांत में एक ही प्रश्न पूछता। राजा प्रत्येक से एकांत में एक ही प्रश्न पूछता, नगर में आजकल किस बीमारी का प्रकोप है? आपने किस बीमारी की कौन सी दवा दी? वैद्य राजा के प्रश्न का उत्तर देते तथा चले जाते। एक वैद्य ने बताया, मैंने अपने रोगी धनीराम को नाग वाला बूटी खाने को कहा था। किसको? धनीराम को। यह सुनकर राजा ने धनीराम को दरबार में बुलाया। पूछने पर धनीराम ने बताया, मेरा नौकर रामू, कौन? रामू जंगल में जाकर नाग वाला बूटी लाया था। राजा ने नौकर को राज दरबार में हाजिर होने की आज्ञा दी। आते ही राजा ने नौकर से कहा, अपने मालिक के लिए जंगल से नाग वाला बूटी उखाड़ने लाते समय जो धन निकाला है उसे तुरंत ले आओ, नहीं तो अपने पाप का दंड पाने के लिए तैयार हो जाओ। नौकर डर से कांपने लगा। वह दौड़ दौड़ कर घर गया तथा तपस्वी का धन लाकर राजा को सौंप दिया। अब प्रश्नों को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा, गद्यांश में प्रयुक्त वाक्यांश तपस्वी अपनी बात पर अटल रहा में किस बात की ओर संकेत किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा, वो नदी में डूब जाने के बात पर अडिग रहे हैं। अगला प्रश्न, राजा ने तपस्वी को धन की खोज करके लौटाने का आश्वासन तुरंत क्यों दे दिया? क्योंकि उन्हें अपने बुद्धि और चतुराई पर विश्वास था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तपस्वी ने अपना धन कहाँ छिपाया था? सही उत्तर हो जाएगा, जंगल में। अगले प्रश्न को देखते हैं। तपस्वी ने राजा को धन छिपाने के स्थान पर कौन सी निशानी बताई थी? तो एक छोटा सा पेड़। ऑप्शन नंबर सी, एक पेड़। तपस्वी का धन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने वापस किया? तो किसने? धनीराम के नौकर रामू ने। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रामू ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में अशुद्ध वाक्य को चूज करना है। अशुद्ध वाक्य को सही उत्तर हो जाएगा, एक प्रलयंक कर हुंकार आया, जो कि एक अशुद्ध शब्द है, गलत शब्द है। अगला, यह नहीं, यहाँ होता है यहाँ किरण का पर्यायवाची है। सही उत्तर हो जाएगा रसीम। रसीम जो है वो किरण का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में संधि पहचानिए। नायक में कौन सी संधि है? सही उत्तर हो जाएगा अयादी संधि। नायक में अयादी संधि है। निम्नलिखित में संधि विच्छेद पहचानिए। सही संधि विच्छेद। सही उत्तर हो जाएगा जगत जोर नाथ बराबर जगन्नाथ। जगत धर नाथ जगन्नाथ। अगला प्रश्न जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, नीचे दिए हुए शब्द का सर्वोत्तम विलोम चुनिए। शब्द क्या है? आय। आय का उल्टा क्या हो जाता है? व्यय। आय मतलब कमाई, व्यय मतलब खर्च। तो दोस्तों यहाँ पे आज का हमारा यह वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हो तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।